बोर्ड एग्जाम में बिल्कुल ऐसे प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे और ये सारे क्वेश्चन तगड़े प्रश्न है, बोर्ड एग्जाम में पूछे गए प्रश्न है। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो पहले प्रश्न में हम आ जाते हैं। पहला प्रश्न आपसे क्या बोल रहा है, संख्याओं 96 और 404 का HCF 4 है, तो उनके LCM का मान क्या होगा। तो आप जानते हैं प्रथम संख्या गुणे द्वितीय संख्या किसके बराबर होता है, LCM गुणे HCF के। ठीक है ना, ये नियम आप जानते हैं। तो पहली संख्या हमारी क्या है, 96 है, दूसरी संख्या हमारी है 404। हमें LCM ज्ञात करना है और HCF हमको दे रखा है 4। ये 4 गुणे में इधर के क्या हो जाएगा, बट्टे में। है ना, 4 से काटोगे 4 एकम 4, 0 4 एकम 4, 96 से गुणा करोगे तो ये हो जाएगा 96 एकम 96, 96 एकम 96। तो हमें हमारा जो LCM मिलेगा वो कितना मिलेगा, 96 96। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। बाकी बच्चों मैंने पूरी गणित डिजिटल बोर्ड में बढ़ा रखी है, जाके देख सकते हैं। कह रहे ये जो बिंदु है, इस बिंदु की मूल बिंदु से दूरी क्या होगी। मूल बिंदु क्या होता है, 0,0। कभी भी किसी बिंदु की दूरी अगर आपसे बोला कि मूल बिंदु से निकालो, तो आपको बस क्या करना है, जो बिंदु आपको दे रखा है अंडर के अंदर x निर्देशांक का वर्ग कर देना है प्लस y निर्देशांक का वर्ग कर देना है। तो 2 का वर्ग होता है 4, 5 का वर्ग होता है 25। तो 25 और 4 क्या हो जाएगा, 29। 25 और 4 क्या हो जाएगा, 29। तो ये हो जाएगा √29 मात्रक। नेक्स्ट प्रश्न पे हम आ जाते हैं। ये √2 है और ये 1045 है। √2 1045 का मान क्या होता है, 1। तो हमें हमारा उत्तर मिलेगा ऑप्शन नंबर सी। कह रहे हैं sec स्क्वायर a माइनस टेन स्क्वायर a का मान क्या होता है। ये एक सर्वसमीका है जिसका मान कितना होता है, 1 होता है। sec स्क्वायर a माइनस टेन स्क्वायर है एक सर्वसमीका है जिसका मान कितना होता है, 1। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पे हम आ जाते हैं। कह रहे हैं ये जो समीकरण है, अगर x का मान 1 रखा जाए तो y का मान क्या होगा। तो देखिए x की जगह पे हम क्या करेंगे, 1 रख देंगे। x की जगह पे हम क्या करेंगे, 1 रख देंगे। तो ये हो जाएगा 2 एकम 2 प्लस का 3y, प्लस का 2 इधर के क्या होगा, माइनस का 2। 11 में से 2 घटाएंगे कितना आ जाएगा, 9। 3 गुणे में इधर के बट्टे में आ गया, 3 3 9। तो y का मान कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। y का मान आ जाएगा 3। कह रहे हैं इस AP का वह पद जिसका मान -81 है। तो ये प्रथम पद है, a हमारा 21 है। जिस पद को हमें चेक करना उसे हम an कहते हैं। an हमारा यह है। शार्वंतर क्या होता है, दूसरे पद से पहला पद घटा देते हैं, तो शार्वंतर आ गया -3। तो आप तो जानते ही हैं, क्या जानते हैं कि भैया an बराबर होता है a प्लस n-1 गुणे में d, ये होता है ना। तो an हमारे पास क्या है, -81 है। प्रथम पद हमारे पास 21 है, n हमें ज्ञात करना है और d हमारे पास -3 है। प्लस का 21 इधर आके हो जाएगा -21 और यहाँ पर है -3 गुणा n-1। तो ये हो जाएगा -102। ये -3 गुणे में इधर आके आ जाएगा बट्टे में, n-1 माइनस से माइनस कटा, 3 3 9, 1 बजा 3 चौके 12, माइनस का 1 इधर आके हो जाएगा प्लस का 1, 34 और 1 कितना हो जाएगा, 35। तो जो 35वां पद होगा वो -81 होगा। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। कह रहे हैं एक थैले में 2 नीली गेंद, 3 सफेद गेंद और 4 लाल गेंद है। इस थैले में से एक गेंद यादृच्छा निकाली जाती है। लाल नहीं होने की प्रायिकता क्या होगी, लाल नहीं है तो या तो नीली होगी या सफेद होगी। ठीक है, तो प्रायिकता हमें निकालनी है। प्रायिकता का सूत्र क्या होता है, संभव परिणाम बट्टे में कुल परिणाम। है ना, ये होता है। तो संभव परिणाम कितना है, देखो 2 नीली है 3 सफेद, क्योंकि लाल नहीं है तो यही होगा, 2 और 3 5। और कुल परिणाम कितना है, 2 और 3 5 और 4 9, कुल गेंद 9 है। तो हमें हमारा उत्तर मिलेगा 5/9। पहला वाला ऑप्शन सही होगा।
किसी घटना के अवश्य घटित होने की प्रायिकता क्या होती है? अवश्य मतलब निश्चित घटना, अवश्य बोले तो निश्चित घटना, निश्चित घटना की प्रायिकता क्या होती है? 1 होती है। अगले प्रश्न में क्या है कि इस चित्र में DE BC के समांतर है, तो हमें निकालना है कि DE अनुपात BC क्या होगा। देखो जब ये इसके समांतर होता है तो ये छोटा वाला त्रिभुज इस बड़े वाले के समरूप होता है। त्रिभुज ADE समरूप होता है त्रिभुज ABC के। और जब दो त्रिभुज समरूप होता है तो उनके संगत भुजा का अनुपात बराबर होता है। यहाँ से आप ले लोगे, यहाँ से आप ले लीजिए AD, यहाँ से ले लिया आपने AD, यहाँ से आ जाएगा आपका AB, ठीक है। फिर आप ले लो यहाँ से DE और यहाँ से आ जाएगा आपका BC, ठीक है। तो AD का मान कितना है? 3 है। और AB कितना होगा? 3 और 6 9। यहाँ हमारे पास है DE बट्टे BC, ठीक है। 3 एकम 3, 3 3 9, 1/3 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 1/3। फिर आ जाओ, कह रहे एक बिंदु Q से एक वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 24 है। देखो हमारे पास एक वृत्त है, एक बिंदु Q से वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर है, ठीक है। तथा Q से केंद्र की दूरी, केंद्र यहाँ पर है, Q से केंद्र की दूरी कितनी है? 25 सेंटीमीटर है। तो हमसे बोला वृत्त की त्रिज्या क्या होगी? ये वृत्त की त्रिज्या हुई, तो मैंने मान लिया वृत्त की त्रिज्या R है। तो हम जानते प्रमेय 10.1 के अनुसार त्रिज्या और स्पर्श रेखा के बीच में 90 अंश का कोण बनता है। चूंकि ये समकोण त्रिभुज है, यहाँ पर पाइथागोरस प्रमेय लगेगा। पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है? कर्ण का जो वर्ग होता है वो बराबर होता है आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग, यही होता है ना। तो कर्ण मेरा क्या? 90 अंश के सामने वाली भुजा कर्ण होती है। कर्ण मेरी 25 है, आधार मेरी 24 है, और लंब मेरा कितना है? 7 है। 7 आएगा आंसर, मेरे मन में कैलकुलेशन पहले हो गया। अब देखो 25 का वर्ग करेंगे, क्या होगा? 25 का वर्ग क्या होता है? 625। 24 का वर्ग क्या होता है? 576। संख्या को एक तरफ लिखोगे तो यह आ जाएगा 625 माइनस 576 R²। तो यहाँ बचेगा 49, ठीक है। हमें R निकालना है, यानी कि 49 का क्या जाएगा? वर्गमूल, यानी 49 का वर्गमूल कितना होता है? 7। तो हमें हमारी त्रिज्या कितनी मिलेगी? 7 सेंटीमीटर मिलेगी। पहला वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। अब हम आते अगले प्रश्न में। कह रहे त्रिज्या 6 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त के त्रिज्यखंड जिसका कोण 30 है, संगत चाप की लंबाई क्या होगी? त्रिज्या हमारी 6 है, कोण हमारा 30 है, चाप की लंबाई का सूत्र क्या होता है? θ/360 गुणे में 2πr। थीटा हमारे पास 6 है, बट्टे में है 360, गुणे में 2, पाई का मान 22/7। अच्छा पाई का मान इन्होंने रखा नहीं है, चलो। और आर हमारे पास क्या है? 6, ठीक है। सो देखो 6 छंग 36, 6 से 6 कटा, 6 से 6 कटा, यहाँ पे सिर्फ क्या बचा? 2, और 22/7 बोले तो पाई, पाई का मान नहीं रखना है, तो 2π आ जाएगा, ठीक। अगले प्रश्न में आ जाते हैं। 3 सेंटीमीटर त्रिज्या की एक ठोस बेलन की ऊंचाई 5 सेंटीमीटर है। हमारे पास एक बेलन है, ठीक है, हमारे पास एक बेलन है। तो हमसे क्या बोला गया है कि जो बेलन की त्रिज्या है R वो 3 है, और ऊंचाई जो हमारे पास है वो 5 है। ऊंचाई हमारे पास 5 है। एक समान त्रिज्या का अर्धगोला उसके शीर्ष पर ठोस बेलन इतनी है, एक समान त्रिज्या का अर्धगोला उसके शीर्ष पर, इस ठोस का कुल पृष्ठीय क्या होगा? इसके शीर्ष पर एक समान त्रिज्या का अर्धगोला भी है, इसका क्या निकालना? पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा? बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2πrh प्लस अर्धगोले का क्या होता है? 2πr²। तो 2πr उभयनिष्ठ है, यहाँ से बचेगा h, यहाँ से बचेगा r। पाई का मान नहीं रखना है, r का मान कितना है? 3 है, गुणा 3, h का मान है 5, r का मान 3, 5 और 3 8, 8 3 24,
यही तो आ रहा है। क्वेश्चन क्या है, 3 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक ठोस बेलन की ऊंचाई 5 सेंटीमीटर है, ठीक है। एक समान त्रिज्या का अर्धगोला उसके शीर्ष पर इधर भी है या उधर भी है, ऊपर भी होगा शायद, ऊपर भी है, ठीक है, ऊपर भी होगा। अर्धगोला इधर भी है और इधर भी होगा शायद, क्योंकि क्वेश्चन ढंग से कुछ बोल नहीं रहा है, तो अब देखो क्या हो जाएगा। यहाँ पर है अपना 2πRh प्लस 2πr² 2πr², 4πr² होगा। एक शीर्ष में नहीं, दोनों शीर्ष पे हमने अर्धगोला ले लिया। अब देखो 2πr हमारा उभयनिष्ठ है, यहाँ h बचेगा और यहाँ से 2r। 2πr का मान है 3, h का मान है 5 और r का मान है 3, तो 2 3 6 पाई और 6 और 5 11, 11 छंग 66, 66 पाई आ रहा है। फिर भी ये ऑप्शन उत्तर में नहीं है। 3 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक ठोस बेलन की ऊंचाई 5 सेंटीमीटर है। एक समान त्रिज्या का अर्धगोला उसके शीर्ष पर, इस ठोस का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखो मैंने सब कुछ सही किया जैसा ऐसा बोलो, पर उत्तर नहीं मैच हो रहा है, तो इस प्रश्न में थोड़ा सा गड़बड़ी मुझे लग रहा है। चलिए छोड़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। कह रहे हैं एक वृत्त की स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु को केंद्र से मिलाया गया है। देखो प्रश्न क्या बोल रहा है हमारे पास, ध्यान से देखिए। हमारे पास एक वृत्त है, कह रहे हैं वृत्त की स्पर्श रेखा, ये वृत्त की स्पर्श रेखा है। वृत्त की स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु, ये अपना हुआ P, स्पर्श बिंदु को केंद्र से मिलाया गया है, ये केंद्र से मिलाया गया है। तो इस प्रकार स्पर्श बिंदु पर स्पर्श और त्रिज्या के बीच बना कोण क्या होगा? स्पर्श रेखा और त्रिज्या के बीच बना हुआ कोण 90 डिग्री होता है 10.1 के अनुसार। इसका मान बताना है। देखो 1 + tan² क्या होता है? सर्विस में क्या लगती है तो लगाते हैं। तो देखो बच्चों 1 + tan² होता है sec², और 1 + cot² क्या होता है? 1 + cot² होता है cosec²। तो ये उत्तर तो नहीं है, तो इसको अब चेंज करना होगा। सेक को लिखते हैं 1/cos, स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दो। कॉसेक को लिखते हैं 1/sin, स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दो। अब आप जानते हैं इसकी गुणा इसके साथ होती है, भागा इसकी गुणा इसके साथ, तो ये हो जाएगा sin² कम sin² बट्टे में cos² कम cos²। तो sin बट्टा cos क्या होता है? tan। तो ये हो जाएगा tan²। ठीक है, यानी कि उत्तर नंबर ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न में आते हैं। कह रहे 7 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक वृत्त का चाप केंद्र पर 60 डिग्री का कोण अंतरित करता है। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होगा? त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल का सूत्र होता है θ/360 गुणा πr²। तो त्रिज्या हमारी 7 है, थीटा हमारा 60 है, तो यहाँ मान रखेंगे 60 बट्टे में 360 गुणे में पाई का मान रखा है, पाई का मान कुछ नहीं तो 22/7 रखेंगे। त्रिज्या हमारी 7 है, तो 7 × 7 हो जाएगा। ठीक है, 7 × 7 हो जाएगा। 0 से 0 कटा, 6 × 36, 1 7 से 7 कटा। फिर देखो 2 3 6, 2 1 कम 2 1 कम, 11 7 77 बट्टे में कितना है? 3, 77/3। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट कह रहे हैं किसी गोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल इतना है तो इसकी त्रिज्या क्या होगी? गोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? 4πr²। ये अपने को ये दे रखा है, इसको हल कर लेते हैं। 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, हासिल लगा 1, 7 पंजे 35 और 1 36, हासिल लगा 3, और 7 चौके 28, 28 और 3 31 प्लस 4, तो यह आ जाएगा 31 68। तो ये हमें क्या दे रखा है? 31 68 दे रखा है। देखिए यहाँ पर हमने देखा तो क्या आ रहा है, ऊपर ऊपर जोड़ा तो 31 68 बट्टे में कितना है? 60। गोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल इसके बराबर है, तो गोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है? 4πr²। ये हमारे पास है 31 68 बट्टे में 7 है। अब इसको हल करो। 4 पाई का मान होता है 22/7, ठीक है, और यह है r², और यह है 31 68 बट्टे में 7।
ठीक है, देखो इसके बट्टे में 7 है, इसके बट्टे में 7 कटा, तो यहाँ देखिए आर स्क्वायर ये 31 68, ये गुणे में इधर के बट्टे में आ जाएगा। अब देखो काटेंगे, किससे कटेगा, 11 से कटेगा, 11 दूनी 22, तो यहाँ से आ जाएगा 11 दूनी 22, ठीक है, और कितना बचा, 11 दूनी 22 और 8 और 1 9 बचा, 11 अट्ठे 88, 8 बचा, फिर 8 हो गया, 11 अट्ठे 88, फिर काटोगे 2 1 कम 2 2 चुको 8 2 चुको 8, 4 से काटोगे 4 तियाँ 12 4 छंग 24, ठीक है, तो आर स्क्वायर का मान कितना आ गया 36, तो आर का मान कितना आ जाएगा 6, 36 का वर्गमूल 6, तो हमें हमारा उत्तर मिल जाएगा ऑप्शन नंबर पहला वाला। अगले प्रश्न में आ जाते हैं। तो अगले प्रश्न में आपसे क्या बोल रहे हैं कि इस बहुपद का शून्यकों का गुणनफल क्या होगा। शून्यकों का गुणनफल का सूत्र क्या होता है, सी बट्टा ए। तो हमारे पास ए क्या है, एक्स स्क्वायर का गुणज 4, बी क्या है, एक्स का गुणज -4, और सी क्या है हमारे पास -1। यहाँ रख देंगे, सी है हमारे पास -1 और ए हमारे पास है 4, तो हमें हमारा उत्तर मिलेगा -1/4। ठीक है, आराम से बन गया, कोई दिक्कत नहीं। अगले प्रश्न पे आ जाते हैं। कह रहे हैं इस द्विघात समीकरण का विविक्तिकर क्या होगा। तो विविक्तिकर का सूत्र तो आप जानते ही हैं, क्या होता है कि बी स्क्वायर माइनस का 4ac होता है, डी बराबर विविक्तिकर का सूत्र। प्रश्न में आ जाओ, ए क्या है, ए होता है एक्स स्क्वायर का गुणज, बी होता है एक्स का गुणज, और सी क्या होता है अचर पद। ठीक है, यहाँ रख देंगे, तो -4 का वर्ग 4, ए का मान है 3, सी का मान है 4/3, 3 से 3 कटा, 4 का वर्ग 16, माइनस का वर्ग प्लस, 4 चक्कू 16, 16 में से 16 कटाएंगे 0, हमें हमारा उत्तर क्या मिलेगा, ऑप्शन नंबर ए। अगले प्रश्न में हमें क्या बोल रहा है, इसका हमें क्या निकालना है, माध्य बताना है। क्या बताना है, माध्य। तो माध्य ऐसे तो निकलेगा नहीं, पूरा कैलकुलेशन करना पड़ेगा। तो यहाँ आ जाएगा वर्ग अंतराल, यहाँ आ जाएगी बारंबारता, यहाँ आ जाएगा वर्ग चिन्ह, और यहाँ आ जाएगा fx। ठीक, तो यहाँ लिख देते हैं वर्ग अंतराल, बारंबारता, वर्ग चिन्ह fx। तो देखो वर्ग अंतराल हमारे पास है 0 से 4, फिर 4 से 8, 8 से 12, 12 से 16, 16 से 20। ठीक, फिर देखिए यहाँ पर दे रखा है 4 6 6 5 4। अब इन सबको जोड़ो, इन सबको जोड़ो, यहाँ लिखेंगे कुल। ठीक है, तो यहाँ देखो 6 और 6 12, 12 और 4 16, 16 और 4 20 और 5 25। ठीक है, x हमारा क्या होता है, इनको जोड़ो, आधा करो, 4 का आधा 2, सब में 4 4 का अंतर जोड़ोगे, 4 जोड़ेंगे 6 10 14 18, गुणा करो, 4 दूनी 8, 6 छंग 36, ये हो जाएगा 60, 14 पंजे 70, 18 चौके 72, जोड़ेंगे 8 और 6 14, 14 और 2 16, हासिल लगा 1, 7 और 3 10, 10 और 16, 10 और 6 16, 16 और 7 23 और 1 24, 246। अब हमें माध्य निकालना है। माध्य का सूत्र क्या होता है, fx का कुल योगफल बट्टे में f का कुल योगफल, तो 246 बट्टे में 25। ठीक है, भाग दे देंगे, हमें हमारा उत्तर मिल जाएगा, 25 से भाग देना है, तो 9 पॉइंट समथिंग तो जाएगा ही जाएगा, 9 पॉइंट समथिंग आ जाएगा, 9 बार में तो जाएगा। 9 बार कहाँ दिख रहे हैं, ऑप्शन नंबर सी, बिना हल के हमें उत्तर मिल गया। ठीक है, अब आ जाओ अगले वाले पे, माध्य का वर्ग निकालना है आपको। माध्य का वर्ग कैसे निकालते हैं, तो सबसे पहले यहाँ लिखेंगे वर्ग अंतराल, फिर बारंबारता आएगी, फिर आपकी संचयी बारंबारता आएगी। ठीक है, यहाँ लिख दोगे आप वर्ग अंतराल, बारंबारता, संचयी बारंबारता। तो वर्ग अंतराल हमको दे रखा है 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30। ठीक है,
और फिर अपना है 30 से 40 और 40 से 50। ये हमारा वर्ग अंतराल है, यहाँ लिख देंगे हम कुल। ठीक, बारंबारता में दे रखी है 6, 8, 10, 9, 12। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। संचयी बारंबारता कैसे निकालते हैं? पहले वाला वैसे का वैसे, नीचे वाला जोड़ेंगे। 8 और 6 14, 14 10 24, 24 और 9 कितना हो जाएगा? 33, 33 और 12 कितना हो जाएगा? 45। ठीक है ना, तो इन सबको जोड़ोगे तो कितना आएगा? 45। तो n/2 निकालते हैं। f के कुल योगफल को हम n से दर्शाते हैं, n कहते हैं। तो 45/2, यानी कि 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10। आपको 22.5 से जो पहला वाला बड़ा आ रहा है CF में, वो देखना है, वो ये है। इसी सीध में जाओगे आगे तो ये आपको आपका माध्यिक का वर्ग मिल जाएगा। माध्यिक का वर्ग क्या होगा? 20 से 30। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। कहीं पे भी डाउट हो या दिक्कत हो, आप एक बार प्रश्न को दोबारा देख सकते हैं। तो सेक्शन ए तो हमारा बड़े आराम से बन गया। अब हम आ जाएंगे हमारे सेक्शन नंबर बी में, खंड ब में, वर्णनात्मक प्रश्नों में। कह रहे हैं यदि बिंदु इतने और इतने से समदूरस्थ है तो x के मान ज्ञात कीजिए। x के मान ज्ञात कीजिए। तो ये हमारा फर्स्ट का ए है। देखो हमारे पास एक बिंदु है, ठीक है, हमारे पास एक बिंदु है, मान लेते हैं ये बिंदु P है, जो कि है 0,1। इस बिंदु से इस बिंदु की जो दूरी है और इस बिंदु की जो दूरी है वो बिल्कुल समान है, x, 6। तो हमें x का मान क्या होगा ये बताना है। इस बिंदु से इस बिंदु की दूरी और इस बिंदु से इस बिंदु की दूरी बिल्कुल समान दे रखी है, प्रश्न में समदूरस्थ दे रखा है। तो हमको दिया है, हमको क्या दे रखा है कि जो PA है वो किसके बराबर है? PB के बराबर है। किसके बराबर है? PB लिखो या BP लिखो, बात एक ही है। और आप जानते हैं दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र क्या होता है? ये सूत्र होता है x1 माइनस x2 का वर्ग प्लस y1 माइनस y2 का वर्ग। यही होता है ना बच्चों। तो ये x1 है, ये y1 PA के लिए सूत्र में रख देंगे। x1 हमारा 0 है, x2 हमारा 5 है, y1 हमारा 1 है, y2 हमारा -3 है। तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। फिर आ जाओ PB में, तो x1 हमारा 0 है, x2 हमारा x है, y1 हमारा 1 है और y2 हमारा 6 है। ठीक है, इधर भी अंडरूट है उधर भी अंडरूट है, अंडरूट हटाने के लिए हम क्या करते हैं? वर्ग करते हैं। तो यहाँ लिखेंगे वर्ग करने पर। ठीक है, वर्ग करने पर तो यहाँ आ जाएगा, देखो बच्चों, वर्ग करने पर अंडरूट हटेगा, यहाँ बचेगा -5। 0 में से 5 घटाएंगे -5, 3 और 1 4, 0 में से x घटाएंगे -x और यहाँ बचेगा -5। तो बराबर के दोनों तरफ सेम टू सेम होने पर कटा, -5 का वर्ग -5 का वर्ग दोनों तरफ सेम टू सेम है, कटा। 4 का वर्ग 16, माइनस का वर्ग प्लस होता है x का वर्ग x²। तो 16 का वर्गमूल क्या होता है? 4। तो x का मान आ जाएगा +-4। वर्गमूल है तो प्लस माइनस दोनों लिखेंगे, तो हमें हमारा उत्तर क्या मिलेगा? 4। ठीक है, अगले प्रश्न में हम आ जाते हैं। हमसे क्या बोल रहा है कि बिंदु इतना और इतने को जोड़ने वाले रेखाखंड को बिंदु ये किस अनुपात में विभक्त करता है? किस अनुपात में विभक्त करता है, तो ये हमें बताना है। सो देखो प्यारे बच्चों, हमारे पास बिंदु है, मान लेते हैं ये बिंदु A है और ये बिंदु B है। A के निर्देशांक हमें दे रखा है -3, 10 और B का दे रखा है 6, -8। एक बिंदु P है जो इसको M1 अनुपात M2 में विभक्त करती है और P के निर्देशांक मुझे दे रखा है -1, 6। ये जो P है वो हमारा विभाजन बिंदु है। ये x निर्देशांक है, ये y निर्देशांक है, ये हमारा क्या है? विभाजन बिंदु। ये हमारा क्या है बच्चों? विभाजन बिंदु। ये मेरा x1 है, ये मेरा y1, ये मेरा x2, ये मेरा है y2। ठीक है, तो हमें यहाँ लिखना है विभाजन सूत्र से। विभाजन सूत्र से, विभाजन सूत्र से
आप देखो x का भी मान पता है, y का भी मान पता है निर्देशांक, तो कोई भी ले लो, x ले लेता हूँ। x का सूत्र क्या होता है, m1 x2 प्लस m2 x1 बट्टे में m1 प्लस m2, ये सूत्र होता है। ठीक है, x निर्देशांक मुझे पता है, या तो x के लिए करना है या y के लिए। मैंने x का कर लिया है। x निर्देशांक मेरा -1 है, तो m1 मुझे पता नहीं, x2 मेरा 6 है, m2 मुझे पता नहीं, x1 मेरा -3 है, बट्टे में m1 प्लस m2। इसके बट्टे में कुछ नहीं तो एक तिरछे गुणा करेंगे। देखो माइनस का m1 हो जाएगा, प्लस माइनस के m2 हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 6m1 प्लस गुणा माइनस के 3m2। ठीक है, माइनस के 3m2। अब हमें क्या करना है, m1 को एक तरफ लाना है, प्लस का 6m1 इधर के माइनस का 6m1, और माइनस का m2 इधर आके प्लस का m2, तो -6 -1 माइनस के 7m1, और ये हो जाएगा माइनस के 2m2। इधर भी नेगेटिव कटा, फिर क्या हो जाएगा, ये m2 गुणे में इधर आके बट्टे में आ जाएगा, ये 7 गुणे में इधर आके बट्टे में आ जाएगा। और प्यारे बच्चों, बट्टे का मतलब ही क्या होता है, अनुपात। तो ये हमें हमारा उत्तर क्या मिल जाएगा, 2:7। कितना मिल जाएगा, 2:7 मिल जाएगा। कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं होगी। ठीक है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी। अगले प्रश्न में हम आ जाते हैं। कह रहे हैं सिद्ध कीजिए इसको tan स्क्वायर लाना है। क्या लाना है, tan स्क्वायर है। तो सी वाले ऑप्शन में आ जाओ। क्या लिखेंगे, बायां पक्ष लेने पर, यहां लिखेंगे बायां पक्ष लेने पर। ठीक है, बायां पक्ष ले लो। बायां पक्ष मेरे पास क्या है, 1 - tan a बट्टे में 1 - cot a, और यहाँ पर है टोटल का वर्ग। tan स्क्वायर लाना है तो आप सूत्र एक जानते हैं कि भैया कॉट को मैं लिख सकता हूँ 1 के बट्टे में 10। कॉट को मैं लिख सकता हूँ 1 के बट्टे में 10। ये मैं यहाँ पर रख दूंगा, यहाँ पर है 1 - tan a, कॉट की जगह रख देंगे 1 के बट्टे में 10 a। ठीक हो गया। अब देखो बच्चों, इसके बट्टे में कुछ नहीं एक, तो सबसे पहले क्या सॉल्व होता है, हमेशा जो भिन्न में दिखता है जोड़ घटाना, उसको पहले सॉल्व करते हैं। तो नीचे वाला हल होगा पहले, तो नीचे वाला हल करते हैं। स्क्वायर छूट रहा था हमसे। ऊपर हमारे पास क्या 1 - 10 है। ठीक है, नीचे आ जाएगा लॉस ऑफ पार्ट, 10 a 1 कम 10 है। इसकी गुणा इसके साथ 10 a 1 कम 10 a माइनस 1 1 कम 1। तो अब जानते हैं कि बट्टे वाला कहाँ जाता है, ऊपर गुणे में आ जाता है। बट्टे वाला ऊपर गुणे में आ जाता है। तो यहाँ हो गया 10 गुणे में आ गया, और ऊपर है हमारा 1 माइनस का 10 a। तो यहाँ नीचे वाले से मैं क्या करूँगा, नेगेटिव उभयनिष्ठ निकालूंगा। तो ये माइनस वाला हो जाएगा प्लस, और ये प्लस वाला हो जाएगा माइनस। ऐसा मैंने इसलिए किया ताकि कट सके। अब ऊपर नीचे सेम टू सेम है, कट गया, हट गया। तो हमारे पास क्या बचा, माइनस के 10 a बचा। तो माइनस का वर्ग करने पे क्या होता है, प्लस 10 का वर्ग करेंगे तो क्या हो जाएगा, 10 स्क्वायर है। और यही हमको सिद्ध करना था, यही हमको सिद्ध करना था। आराम से बन गया, कोई दिक्कत नहीं है। अगले प्रश्न में आ जाते हैं। कह रहे निम्नलिखित बारंबारता बंटन से माध्यिका ज्ञात कीजिए। ठीक है, माध्यिका निकालेंगे। सो देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा, वर्ग अंतराल सही है, 10 पे खत्म हो रहा है, 10 से स्टार्ट हो रहा है। माध्यिका बहुत ही तगड़ा क्वेश्चन है, हर साल एग्जाम में आता ही आता है। तो पहले तो टेबल बनाएंगे, यहाँ पर वर्ग अंतराल, यहाँ पर वर्ग बारंबारता, और यहाँ आ जाएगा संचयी बारंबारता। ठीक है, ये सब टेबल बनानी पड़ेगी। तो यहाँ लिख देंगे वर्ग अंतराल, वर्ग अंतराल। ठीक है, और यहाँ आ जाती है बारंबारता, और यहाँ आ जाती है संचयी बारंबारता। ठीक है, वर्ग अंतराल हमें क्या से क्या दे रखा है, 0 से 10, फिर 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50 दे रखा है। ठीक है, और यहां लिख देंगे कुल। देखिए
बारंबारता क्या दे रखी है अपने को, 7, 9, 19, 15, 7। ठीक है, तो संचयी बारंबारता क्या हो जाएगी, पहला वाला वैसे का वैसा, 7 का 7, 7 में 9 जोड़ेंगे तो 16 हो जाएगा, 16 में 19 जोड़ो, 9 और 6 15, हासिल लगा एक और एक 2 और एक 3, 35, 35 में 15 जोड़ोगे तो 50, 50 में 7 जोड़ोगे तो 57, और इन सबको जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, 57। यहाँ पे जो होता है यहाँ पे वही होना चाहिए, बिल्कुल है। और आपको पता है f के कुल योगफल को हम n से दर्शाते हैं। अगले स्टेप में आपको क्या करना है, n/2 निकालना है। n क्या है हमारे पास, 57/2, यानी कि 2 दूनी 4 और 2 अट्ठे 16 और 1 बचा 2 पंजे 10, 28.5। आपको सबसे पहला ढूंढना है CF में 28.5 से जो पहली बार जो बड़ा दिख रहा है यही है। इसी सीधे में आ जाएंगे, ये f का कॉलम है, ये f मिल गया और ये हमें माध्य का वर्ग मिल गया। और जहाँ से आपने ढूंढा है उसके जस्ट ऊपर वाला क्या होता है, CF। ठीक है, तो हमें क्या मिल जाएगा, चूंकि f हमें मिल गया 19 और हमारे पास जो माध्यिका वर्ग होगी, माध्यिका या माध्यक वर्ग जो लिखना चाहो, वो कितनी होगी, 20 से 30। माध्यिका वर्ग की जो निम्न सीमा है L, वो हो जाएगी 20 और जो H होगा 20 से 30, 10 का अंतर। और संचयी बारंबारता हमारे पास कितनी है, 16 है। अब आ जाओ माध्यक के सूत्र पे, इसलिए माध्यक या माध्यिका जो बोलो, क्या होता है सूत्र इसका, L + n/2 - CF गुणा H बट्टे में F। ठीक है, ये होता है L का मान हमारे पास कितना है, 20, n/2 हमारे पास कितना है, n/2 हमारे पास है 28.5। CF हमारे पास कितना है, संचयी बारंबारता, CF हमारे पास है 16, H हमारे पास है 10 और F हमारे पास कितना है बच्चों, 19। अब इसको आपको क्या करना है, कैलकुलेशन कर लेना है, आपको आपका उत्तर मिल जाएगा। तो 16 घटाएंगे 8 में से 6 घटाएंगे 2, 12.5 गुणा 10 बट्टे 19, तो 20, तो ये हो जाएगा 125 बट्टे 19। ठीक है, 19 से भाग दे दोगे 125 में। ठीक है, 19 6 बार जाएगा। ठीक है, 6 बार जाएगा, 6 9 54, हासिल लगा 5, 6 कम 6 और 5 11, 114। घटाएंगे तो 1 बचेगा, 1 11 आ जाएगा। दशमलव लगाएंगे 0 यहाँ बढ़ जाएगा, 110 के आसपास है, 5 बार जाएगा तो आइडियल लग गया। दशमलव के 1-2 स्थान तक ले लो, वही बहुत है, 6.5, तो जोड़ देंगे तो आंसर आ जाएगा 26.5 और यहाँ लिख देंगे लगभग आंसर। कोई भी डाउट हो दोबारा आप देख सकते हैं। ठीक है, अगले प्रश्न पे हम आ जाते हैं। सिद्ध करना है कि 3√2 एक अपरिमेय संख्या है। हर साल ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है। ठीक है, तो हम मान लेंगे इसका उल्टा, माना 3√2 एक परिमेय संख्या है। ये कैसे संख्या है बच्चों, एक परिमेय संख्या है। ठीक है, और आप जानते हैं कोई भी संख्या जो परिमेय होती है, दुनिया की कोई भी संख्या जो परिमेय है उसे आप p/q के रूप में लिख सकते हो, जहाँ इस q का मान 0 नहीं है, उसके साथ साथ p और ये जो q होता है वो हमारा पूर्णांक होता है, तथा जो HCF होता है p और q का 1 होना चाहिए। ठीक है ना। अब ऐसे प्रश्नों का लॉजिक क्या होता है, अंडर रूट को एक तरफ रखो, बाकी सबको दूसरी तरफ। इसको यहाँ रखा, यह 3 गुणे में इधर आके बट्टे में आ गया। ठीक है, कोई दिक्कत परेशानी यहाँ तक नहीं होगी। अब आप देखो, इसको समीकरण नंबर 1 मान लिया, p/q परिमेय है, 3 भी परिमेय, परिमेय को परिमेय से गुणा करो, भाग करो, परिमेय रहता है, और 2 एक
अभाज्य संख्या उसके ऊपर अंडर रूट, ये अपरिमेय हो जाएगा। एक अपरिमेय संख्या परिमेय संख्या के बराबर हो सकती है? कभी नहीं। तो यहाँ लिख देंगे चूंकि P/3Q एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है तथा अंडर रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है। अंडर रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो यहां लिख देंगे आगे, इसलिए एक परिमेय और अपरिमेय कभी बराबर नहीं हो सकती। तो जो अंडर रूट 2 है वो कभी भी बराबर नहीं हो सकता है इसके, ये हमने मना कर दिया। देखो बच्चों, अगर ये परिमेय होती तो ये बराबर आती, क्योंकि बराबर नहीं है यानी कि हमने उल्टा मान रखा है, अतः हमारी अवधारणा गलत है। तो यहाँ लिख देंगे अतः हमारी अवधारणा गलत है। हमारी अवधारणा गलत है। ठीक है, इसलिए 3 अंडर रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है। यही आपको सिद्ध करना था। ठीक है, ये क्वेश्चन भी आपका बड़े आराम से बन गया। अगले प्रश्न में आ जाते हैं। अगला प्रश्न आपसे क्या बोल रहे हैं? 120 और 315 का एलसीएम ज्ञात कीजिए। ठीक है, एफ नंबर पे आ जाओ। यहाँ पर है 120, इसका हमें गुणनखंड करना है, और फिर यहाँ पर है 315, इसका भी हमें क्या करना है? गुणनखंड करना है। तो करते हैं। 2 छंग 12, पीछे से 0, 2 तियां 6, पीछे से 0, फिर 2 एकम 2, 2 पंजे 10, 3 पचे 15, 5 एकम 5। फिर आ जाओ यहाँ, ये किससे कटेगा? 3 से कट जाएगा, 3 एकम 3, 0, 3 पचे 15, फिर 3 से कटेगा, 3 तिया 9, 3 पचे 15, 5 सत्ते 35, 7 एकम 7। हमें क्या निकालना है बच्चों? एलसीएम निकालना है। चूंकि 120 को मैं लिख सकता हूँ 2 कितनी बार है? 3 बार। 3 है 1 बार, 5 है 1 बार। 315 पे आ जाओ। 3 हमारा है 2 बार, 5 हमारा है 1 बार, और 7 हमारा है 1 बार। ऐसी संख्या ढूंढो जो दोनों में है। 3 भी दोनों में है, 5 भी दोनों में है। हमसे क्या बोला है? एलसीएम निकालो। तो मैं एचसीएफ भी निकाल के दिखा देता हूँ। जो दोनों में उसकी होती है ना, उसकी न्यूनतम घात लेते हैं। 3 जो सिर्फ दोनों में है उसको ही लेना होता है एचसीएफ में। 5 की न्यूनतम घात 1, तो 3 ही बचे 15। लेकिन हमें तो एलसीएम निकालना है। निकालो। जो दोनों में है उसके अधिकतम घात, 3 की अधिकतम घात 2, 5 की अधिकतम घात 1, और जो बच गया है उसको गुणे में डाल दो। 2 की घात 3 गुणे 7। ठीक है, तो यह आ जाएगा 3 तिया 9, 5 8 7, 9 सत्ते 63, 8 पंजे 40, 4 तिया 12, हासिल लगा 1, 4 छंग 24, और 1 25, पीछे से 0। ये हमें हमारा क्या मिल जाएगा? एलसीएम। अगले प्रश्न में क्या बोला गया है कि निम्नलिखित सारणी से बहुलक ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो बहुलक कैसे ज्ञात करेंगे आइए देखते हैं। तो सबसे पहले ये सारणी आपको कॉपी में दोबारा बनानी होती है। कई बच्चे डायरेक्ट कर देते हैं, ऐसा नहीं करना है। सारणी आपको दोबारा बनानी है। ठीक है, ये जो सारणी है ना, मैं आपको बना के दिखा रहा हूँ कैसे बनाना है। ठीक है, ये सारणी आप काले पेन से, नीले पेन से, जो भी आपके पास है उससे आप बनाएंगे। यहाँ लिख देंगे वर्ग अंतराल, और यहाँ पर बारंबारता f। तो सबसे पहली बारंबारता 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, इसी में हो जाएगा, है ना, 40 से 50। तो वर्ग अंतराल हमारे पास है 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, और 40 से 50। बारंबारता है 6, 11, 18, 21
और फिर है हमारे पास 15। ठीक है, तो सबसे बड़ी बारंबारता हमें देखनी है। सबसे बड़ा मान क्या है एफ में? 18 है, तो इसे हम F1 कहते हैं, इसके बाद वाले को हम F2 कहते हैं, और इससे पहले वाले को हम F0 कहते हैं। ऐसे आप चित्र में दिखा सकते हैं। और F1 के ऊपर वाले को हम बहुलक वर्ग कहते हैं। चूंकि F1 मेरा 18 है, इसलिए जो मेरा बहुलक वर्ग होगा, ठीक है, इसलिए जो मेरा बहुलक वर्ग होगा वो कितना होगा? वो होगा 20 से 30। बहुलक वर्ग मेरा क्या होगा? 20 से 30। तो बहुलक वर्ग की निम्न सीमा क्या है? 20। और कितने कितने का अंतर है 20 से 30 में? 10 का अंतर है। ठीक है, अब आ जाओ बहुलक के सूत्र में। इसलिए बहुलक बराबर, बहुलक का सूत्र क्या होता है? L प्लस F1 माइनस F0 गुणा H बट्टे में 2F1 माइनस F0 माइनस के F2। सूत्र में मान रख दो। L हमारे पास कितना है? 20। F1 हमारे पास है 18, F0 है 11, H हमारे पास है 10। 2F1 18 दूनी 36 माइनस F0 माइनस के F2। ठीक है, ये हो गया। तो 20, 18 में से 11 घटाएंगे 7, 7 गुणा 10 70 आ जाएगा। ये हो जाएगा कितना? 20 और 32, तो ये आ जाएगा 4 बचेगा सिर्फ। 36 में से 32 घटाएंगे तो 4 बचेगा। 4 से काटोगे 4 एकम 4, ठीक है, 3 बजे 4 7 28, 2 बजा 4 पंजे 20, तो ये आ जाएगा 37.5। ठीक है, ये हमें हमारा बहुलक आराम से मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अगले प्रश्न पे हम आ जाते हैं। अगला प्रश्न हमसे क्या बोल रहा है? सिद्ध कीजिए कि बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां समान होती हैं। एक्चुअली ये प्रमेय 10.2 है। 100% ये क्वेश्चन एग्जाम में हर बार आता है, हर बार। तो हमसे क्या बोला गया है? हमारे पास एक वृत्त है, ये वृत्त है, ये वृत्त का केंद्र है। ठीक है, बाहर से एक बिंदु लेना है हमें। ये मैंने एक बिंदु लिया, इस बिंदु से वृत्त पर स्पर्श रेखा खींचो। ठीक है, ये ए है, ये बी है। हमें बस ये दिखाना है कि ये स्पर्श रेखा और ये स्पर्श रेखा की लंबाइयां आपस में समान होगी। ठीक है, तो यहां लिख देंगे सिद्ध करना है, सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है हमें? हमें सिद्ध करना है कि जो पी ए होगा वो पी बी के बराबर होगा, पी ए बराबर पी बी होगा, स्पर्श रेखा की लंबाइयां आपस में समान होगी। ये अपने को सिद्ध करना है। अब थोड़ा हमें रचना करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? रचना। रचना में क्या करेंगे हम? ए से ओ को मिलाएंगे, बी से ओ को मिलाएंगे और पी से ओ को मिलाएंगे। ठीक है, रचना में क्या करेंगे? पी ओ बी ओ ए ओ को मिलाने पर, ठीक है। अब आप एक प्रमेय जानते हो, प्रमेय 10.1, प्रमेय 10.1 से क्या जानते हो कि स्पर्श रेखा और त्रिज्या के बीच में 90 अंश का कोण बनता है। यहाँ 90 बनेगा, यहाँ पे भी 90 बनेगा। क्या कि कोण ए 90 होगा और कोण बी भी कितना होगा? 90 होगा। जहां जरूरत पड़ेगी इस्तेमाल करेंगे। इस भुजा को इस भुजा को बराबर दिखाना है, यानी कि इस त्रिभुज को सर्वांगसम दिखाना है। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे त्रिभुज पी ए ओ तथा त्रिभुज पी बी ओ में। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? सबसे पहली चीज तो देखो, ये भी अपनी त्रिज्या है, ये भी अपनी त्रिज्या है वृत्त की। तो ए ओ बराबर क्या हो जाएगा? बी ओ। क्यों बराबर है? क्योंकि ये वृत्त की त्रिज्या है और वृत्त की त्रिज्या समान होती है। उसके बाद ये ए कोण और ये बी कोण बराबर है। क्यों? क्योंकि दोनों के दोनों 90 डिग्री के हैं। उसके बाद ये जो पी ओ है, ये भी कर्ण है, ये भी कर्ण है, दोनों में उभयनिष्ठ है। कर्ण क्या होता है? 90 अंश के सामने वाली भुजा कर्ण होती है। तो पी ओ दोनों में उभयनिष्ठ है। क्यों बराबर है? क्योंकि ये उभयनिष्ठ कोण है।
कोण बोल रहा हूँ, उपनिष्ठ भुजा। ठीक है, तो देखो आपने कर्ण बराबर दिखा दिया और दोनों की एक और एक भुजा बराबर दिखा दी, अतः कौन सा नियम लग जाएगा यहाँ पर, अतः RHS द्वारा, RHS नियम द्वारा जो त्रिभुज है अपना PAO सर्वांशम हो जाएगा त्रिभुज PBO के। तो ये दोनों त्रिभुज सर्वांशम हो गई। जब दोनों त्रिभुज सर्वांशम होती है तो CPCT द्वारा क्या हो जाएगा, संगत भुजा भी समान होती है, संगत कोण भी समान होती है, तो हमारे पास PA बराबर क्या आ जाएगा, PB आ जाएगा। और यही अपने को सिद्ध करना था। ठीक है, आराम से बन गया, कोई दिक्कत नहीं है। अगले प्रश्न पे आ जाओ। कह रहे हैं सिद्ध कीजिए किसी त्रिभुज की भुजाएं 3, 6, 8 तथा दूसरे त्रिभुज की भुजाएं 4.5, 9, 12 सेंटीमीटर कि ये त्रिभुज समरूप है। ये अपने को सिद्ध करना है। ठीक है, ये अपने को सिद्ध करके दिखाना है कि समरूप है। हमारे पास एक त्रिभुज है और ये एक त्रिभुज है, इनका कुछ नाम दे देते हैं हम। ठीक, इसका नाम मैंने लिख दिया ABC और इसका नाम दे दिया मैंने PQR। ठीक है, तो हमें एक भुजा जो दे रखी है 3 दे रखी है, 6 दे रखी है, 8 दे रखी है और इसमें 4.5, 9 और 12 दे रखी है। तो अगर इनका अनुपात बराबर आ जाएगा तो समरूप हो जाएगी। तो सबसे पहले हम निकालेंगे, चूंकि AB इसका छोटा और इसका छोटा, AB बट्टे PQ। ठीक है, तो 3 बट्टे में 4.5, पॉइंट हटाओगे 0 बढ़ जाएगा, यहाँ एक स्थान में 1 0 बढ़ जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा 15 दूनी 30, 15 तियाँ 45। फिर आ जाओ इसका बीच वाला बट्टे इसका बीच वाला, BC बट्टे QR। तो BC हमारे पास कितना है, 6 है और QR हमारे पास 9 है। तो 3 दूनी 6, 3 तियाँ 9। ठीक है, उसके बाद आ जाओ AC बट्टे PR। तो AC हमारे पास 8 है और ये हमारे पास 12, तो 4 से कटेगा, 4 दूनी 8, 4 तियाँ 12। तीनों क्या है, समान है, तो लिखेंगे चूंकि संगत भुजाओं का अनुपात समान है, संगत भुजाओं का अनुपात समान है, इसलिए SSS नियम से त्रिभुज समरूप होंगे। आंसर। कहीं पे भी डाउट हो आप एक बार दोबारा देख सकते हैं। तो ये क्वेश्चन भी हमारा बड़े आराम से बन गया। अगले प्रश्न पे आ जाते हैं। भिन्न वाला क्वेश्चन हर साल एग्जाम में आता है। क्वेश्चन नंबर D पे आ जाते हैं, सेकंड के। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, किसी भिन्न के अंश और हर में अगर 1 जोड़ने पे वो 4/5 हो जाती है, हर और अंश में 5 घटा दिया जाए तो वो 1/2 हो जाता है। वो भिन्न आपको बताना है। तो मान लेते हैं, माना वह भिन्न, ठीक है, माना वह भिन्न हमारे पास क्या है बच्चों, x/y है। ऊपर वालों को अंश कहते हैं, नीचे वाले को हर। अब आ जाओ प्रथम शर्त में, तो यहाँ लिखेंगे प्रथम शर्त में ये बोला गया है कि अंश और हर में अगर 1 जोड़ दें, हमारे पास जो भिन्न है x/y है, अंश में भी 1 जोड़ दें, हर में भी 1 जोड़ दें, तो वो 4/5 हो जाती है। 4/5 हो जाती है। तिरछी गुणा करोगे, इसकी गुणा इसके साथ, इसकी गुणा इसके साथ, तो 5 गुणा x 5x, और ये हो जाएगा 5 एकम 5, ये हो जाएगा 4y 4 एकम 4। ठीक है, तो देखो x और y को एक तरफ लाओगे, प्लस का 4y इधर के माइनस का 4y, प्लस का 5 इधर के माइनस का 5, तो 5x माइनस का 4y ये क्या हो जाएगा, माइनस का 1। ठीक, तो ये हमें पहले शर्त से पहला समीकरण मिल गया।
ठीक है, अब हम आ जाते हैं हमारे द्वितीय शर्त से। तो यहाँ लिखेंगे द्वितीय शर्त से। ठीक है, द्वितीय शर्त में हमको क्या बोला गया है कि अंश और हर में 5 घटाया जाए। अंश में से भी 5 घटा दो, हर में से भी 5 घटा दो। अंश में से भी 5 घटाया, हर में से भी 5 घटाया, तो ये 1/2 बन जाती है। 3 से गुणा करो तो ये हो जाएगा 2x, 2 पंजे 10, और ये हो जाएगा y एकम y माइनस 5 एकम 5। x और y को एक तरफ लाओ, प्लस का y इधर रखे माइनस का y, और माइनस का 10 इधर रखे प्लस का 10, तो ये हो जाएगा 2x माइनस y बराबर 5। ठीक है, तो ये आ गया समीकरण नंबर दूसरा। समीकरण 1 और 2 को विलोपन विधि से हल कर लो। तो यहाँ x को हटाने के लिए यहाँ 2 है, इस वाले में 2 से गुणा हो जाएगी, यहाँ 5 है, इस वाले में 5 से गुणा हो जाएगी। ठीक है, सामने ही हल करते हैं। तो यहाँ लिख देते हैं समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से। तो यहाँ जब 2 से गुणा करेंगे ये हो जाएगा 5 दूनी 10x और 4 दूनी 8y, 2 एकम 2। इसमें 5 से गुणा करेंगे, 5 दूनी 10x, यहाँ हो जाएगा 5y और 5 बचे 25। समान चिन्ह है, प्लस प्लस घटाएंगे और घटाने पर चिन्ह बदलता है, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, प्लस का माइनस, घटा। 5 में से 8y घटा दोगे तो माइनस का 3y बचेगा, और यहाँ आ जाएगा माइनस के 27। माइनस 25 माइनस 2 माइनस 27, इधर माइनस कटा, 3 गुणे में इधर के बट्टे में आएगा 3 नम 27, तो y का मान आ जाएगा 9। ठीक है, y का मान किसी भी एक समीकरण में रख दो, चूंकि 2x माइनस y बराबर 5 है, तो y का मान मैंने 9 रख दिया यहाँ पर। तो माइनस का 9 इधर आके आ जाएगा प्लस का 9, तो ये हो जाएगा 14। 2 गुणे में इधर के बट्टे में आ गया 2 सत्ते 14। x का मान क्या आ गया 7। ठीक है, तो भिन्न क्या हो जाएगी बच्चों, अतः भिन्न x बट्टा y माना था आपने, x का मान 7 मिला और y का मान 9, तो ये हमें हमारा उत्तर मिल गया। और भिन्न वाला क्वेश्चन हर साल आपके बोर्ड एग्जाम में आता ही आता है, तो ये क्वेश्चन भी बन गया आपका बड़े आराम से। अगले प्रश्न में आ जाओ। ठीक है, आपको द्विघात समीकरण को हल करना है, चलो हल करते हैं। ई नंबर पे क्या हमारे पास किसी भी विधि से हल कर सकते हो, किसी विधि का उल्लेख नहीं किया गया है यहाँ पर ना। 9x² माइनस के 3x माइनस 2 बराबर 0। तो आपको पता है, ट्राई करके देखते हैं गुणनखंड विधि से। इसकी गुणा इसके साथ करनी होती है, x² के गुणा इसके गुणा अचर पद के साथ। ऐसी 2 संख्या लीजिए जिनको गुणा करें तो 18 आए, और घटाने पर 3, और घटाने पर 3। तो कुछ होता है क्या, 9 दूनी 18, 6 तिया 18, 6 और 3, 6 में से 3 घटाओगे 3 आ जाएगा, संख्याएं मिल गई। तो यहाँ लिखेंगे 9x² माइनस है तो ब्रैकेट लगा के रखोगे, 6x माइनस का 3x। अब हमें क्या करना है, माइनस से ब्रैकेट के अंदर गुणा कर देना है, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव। ठीक है, अब हमें क्या करना है, जोड़ा बना लेना है, यहाँ से एक जोड़ा, यहाँ से एक जोड़ा। तो यहाँ x² है, यहाँ x है, कम से कम x उभयनिष्ठ आएगा। 3 दूनी 3 तिया 9, 3 उभयनिष्ठ आ जाएगा। 3 तिया x² से एक x बाहर आ गया, एक x बचेगा, 3 दूनी 6, x पहले ही बाहर है, प्लस यहाँ पे जो है यहाँ पे वही है, यहाँ से कुछ भी उभयनिष्ठ नहीं है। कुछ भी उभयनिष्ठ नहीं होता है तो 1 निकालते हैं और फिर पूरा वैसा का वैसा लिख देते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ और ये चीज़ सेम टू सेम है, तो आपने बिल्कुल सही काम किया है। जो 2 बार है उसे आप लिखोगे 1 बार, और जो उभयनिष्ठ है उसे आप लिख दोगे दूसरे वाले ब्रैकेट में। एक बार इसको 0 मानना है, एक बार इसको 0 मानना है। ठीक है, मानते हैं 0। यदि 3x माइनस 2 बराबर 0, तो माइनस का 2 इधर आके प्लस का 2 हो गया, 3 गुणे में है, इधर आके हो जाएगा बट्टे में। तो पहला आंसर आ गया 2/3। इसको 0 मानो। यदि 3x प्लस 1 बराबर 0, तो प्लस का 1 इधर आके माइनस का 1 हो गया,
और 3 गुणे में इधर के आ जाएगा बट्टे में। ठीक है, तो ये हमें हमारे 2 मूल आराम से मिल गए। अब आ जाओ अगले प्रश्न में, कह रहे हैं वह एपी ज्ञात कीजिए। एपी ज्ञात करने के लिए प्रथम पद और सार्वंतर चाहिए, जिसका तीसरा पद 16 और सातवां पद 5 हो, सातवां पद पांचवें पद से 12 अधिक हो। ओके, तो यहां लिख लेंगे माना एपी का प्रथम पद, माना एपी का प्रथम पद ए व सार्वंतर डी है। ठीक है, तो हमें क्या दे रखा है बच्चों, हमें दे रखा है तीसरा पद दे रखा है 16। तीसरा पद का मतलब होता है एक कम कर दो, a प्लस 2d हमारे पास है 16, समीकरण नंबर 1। और हमें क्या बोला है कि जो सातवां पद है वो पांचवें पद से कितना अधिक है, 12 अधिक है। ठीक है, तो सातवां पद का मतलब है एक कम कर दो, a प्लस 6d। पांचवें पद का मतलब है a प्लस 4d। प्लस का है, प्लस का इधर कटा, बराबर के दोनों तरफ सेम टू सेम रहने पे कट जाता है। प्लस का 4d इधर के हो जाएगा माइनस का 4d, यहाँ 12 तो यहाँ आ जाएगा 2d। ठीक है, 2 गुणे में इधर के बट्टे में आएगा, 2 चंग 12, तो d का मान आ गया 6। d का मान किसी भी एक समीकरण में रख दो, पहले वाले में ही रख देते हैं, चूंकि a प्लस 2d हमारे पास 16 है, तो d का मान आया है 6, 6 दूनी 12, प्लस के 12 इधर के माइनस का 12, तो a का मान आ गया 4। प्रथम पद भी मिल गया, सार्वंतर भी मिल गया, तो एपी क्या होगी, अतः एपी पहला पद क्या है अपना 4, अब सार्वंतर जोड़ दो, 4 में 6 जोड़ोगे 10, 10 में 6 जोड़ोगे 16, 16 में 6 जोड़ोगे 22, ऐसे चलता रहेगा। बस ये हमें हमारा क्या मिल गया, उत्तर।